तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम पंकज है और मैं जाट परिवार से बिलोंग करता हूँ। वैसे तो भारत में शादी विवाह के अपनी अपनी जाति की अलग अलग प्रथा होती है। वैसे हमारी जाट समाज में हिंदू धर्म की तरह शादी को धूमधाम से मनाया जाता है। उन दोनों मेरी बहन निशा की शादी थी और शादी के चलते हमने बाजार के एक जाने माने सुनार से गहने करवाए थे। निशा दीदी की शादी को अब बस कुछ ही दिन बच गए थे और ऐसे में जल्दबाजी हम सभी परिवार वालों के सर पर सवार थी। शाम होने तक थकावट इतनी हो जाती कि खाट पर बैठते नींद आने लगती। रोज रोज की तरह आज भी काम पूरा करके मैं कमरे में सोने के लिए गया ही था कि मम्मी ने बताया कि सुनार ने आज का ही नाम लिया था तो हमें गहने घर पर लाने होंगे। वैसे भी अब पूरी तरह से अंधेरा हो गया था। तभी मैं हिचकिचाते हुए बोला, लेकिन इतनी रात को गहने घर पर लाना सही होगा क्या? मम्मी ने बताया कि वो सुनार जिनका नाम रामदेव है वो कल किसी काम से बाहर जाने वाले हैं। आज रात उनकी टिकट है और फिर वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे, तो हमें किसी भी हालत में आज रात को ही गहनों को घर पर लाना होगा। इसलिए अब मम्मी के बात को टालना भी सही नहीं था। तो मैं अपने बड़े जीजा जी को अपने साथ लेकर घर से निकल गया और हमने इस बात की भनक किसी को नहीं दी। बाजार पहुंचते पहुंचते लगभग 1 घंटा लग गया। ऊपर से बाजार का ये ट्रैफिक हमें बहुत थका रहा था। किसी तरह हम लोग उस सुनार की दुकान पर पहुंच ही गए। शादी के गहने का पेमेंट वगैरह पहले ही हो चुका था, तो हमें पूरे सामान को घर लेकर ही निकलना था। लेकिन उस सुनार साहब से मेरे कुछ ज्यादा ही बनती थी, तो उन्होंने बिना पूछे चाय ऑर्डर कर दी और चाय की चुस्कियां लेते हुए हम आपस में गप्पे लड़ाने लगे। लगभग आधा घंटा बीतने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मुझे घर भी लौटना है। ऊपर से जीजा जी फोन पर टिकटिकी लगाए बैठे थे। आखिर में मैंने ही सुनार साहब से कहा, अच्छा भैया जी अब चलते हैं, वैसे भी पहले से काफी लेट हो चुके हैं, आपको भी निकलना है तो हमें भी निकलना चाहिए। हमें उस दुकान से निकलते निकलते बहुत लेट हो गया था, लेकिन फिर मैंने अपने बड़े जीजा जी का हाथ पकड़ा और पकड़कर उन्हें गाड़ी के पास ले आया। वो तो अभी भी फोन में घुसे पड़े थे। तभी मैंने जीजा जी से कहा, अरे जीजा जी वो मेरा सर दर्द कर रहा है, तो आप गाड़ी ड्राइव करिए। जीजा जी को मैंने बहुत मुश्किल से मनाया और उसके बाद हम बाजार से निकल पड़े। रात काफी हो गई थी, तो सड़क पर इतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं था और गाड़ी बड़े आराम से सड़क को क्लोज कर रही थी। हमने बाजार को पार किया और नेशनल हाईवे पर पहुंचे तो हमने देखा कि नेशनल हाईवे पर ट्रक ज्यादा चल रहे थे। छोटी मोटी गाड़ियों का आगमन काफी कम था। हमारे घर उस शहर से लगभग 54 किलोमीटर आगे पड़ता था और ऊपर से मेरे जीजाजी गाड़ी को बहुत ज्यादा धीरे ही चलाते थे, तो मैं बोर होने लगता। लेकिन एक तरफ मेरा सर फट रहा था, तो गाड़ी चलाना भी मेरे बस की बात नहीं थी। सड़क के किनारे जहाँ फ्लैट थे वहाँ काफी फैक्ट्रियां बनी हुई थी। मैं और जीजाजी सबसे डरावनी जगह पर पहुंचे, जिसे अंधेरी चौक भी कहा जाता था। पता नहीं क्यों, लेकिन लोग उस जगह पर जाने से डर जाते थे। तभी जीजाजी को सड़क के बीच में कुछ दिखा। गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में सड़क पर कुछ था जो चमक रहा था। उसमें चमक इतनी ज्यादा थी कि उसकी रोशनी से मेरी आंखें भी बंद होने लगी, क्योंकि उसकी लाइट सीधे मेरे आंख में घुस रही थी। तो मैंने अपनी आंख बंद कर ली तो जीजाजी ने गाड़ी थाम दी। गाड़ी का ब्रेक लगा और तब जाकर मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि मेरे जीजाजी गाड़ी से नीचे उतर गए थे और वो उस रोशनी की ओर बढ़ चले जो सड़क पर चमक रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, जीजाजी ने उस चीज को एकदम से अपने हाथ में पकड़ लिया। मैं भी गाड़ी से उतर गया और जब मैंने जीजाजी के हाथ में उसको देखा तो मैं भी डर गया। वो कोई अजीब सी चीज थी जिसके ऊपर एक हीरा लगा हुआ था और हमारी गाड़ी की रोशनी उसी से टकरा रही थी। हालांकि वो कोई नकली हीरा ही था। सड़क पर वो एक छोटा सा बॉक्स था और उसको खोलने से पहले ही मैंने जीजाजी का हाथ पकड़ लिया। तभी हमारे पीछे से 2 या 3 कार अपनी ओर आती हुई नजर आई। ऐसा मुमकिन था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। हम दोनों बहुत ही ज्यादा डर गए थे। तभी जीजाजी ने गाड़ी स्टार्ट की और ओवर स्पीड के साथ सड़क को क्रॉस करने लगे। हमें पता चल गया था कि जरूर ये गाड़ियां किसी चोर या डाकू की है। तभी हमने अपनी गाड़ी को एक गांव की तरफ मोड़ लिया। उस सड़क से वो गांव बस थोड़ी ही दूरी पर था, जहां मैं पहले कभी नहीं गया। जब मैंने और मेरी जीजाजी ने उस गांव के अंदर प्रवेश किया तो हमने देखा कि वो गांव काफी ज्यादा सुनसान है और हमारे पीछे आने वाली अब वो गाड़ी भी हमसे पीछा छोड़ चुकी थी। पता नहीं क्यों, लेकिन हमारी गाड़ी का तापमान अपने आप ही बदल रहा था। मेरे और जीजाजी के पसीने छूट रहे थे, वो भी बेवजह। तभी जीजाजी ने कहा, साले साहब आपको नहीं लगता कि कार में कुछ अजीब सा हो रहा है? तभी मैंने कहा, हाँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि गाड़ी के अंदर इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ सके? मैंने इतना कहा ही था कि पता नहीं कहां से
एक अधेड़ उम्र का दिखने वाला आदमी गाड़ी के पास पहुंच गया और उस आदमी ने इशारे से गाड़ी की विंडो को नीचे उतारने को कहा। ना चाहते हुए भी हमने गाड़ी की विंडो उतार दी। दरअसल वो आदमी बहुत डरा हुआ था। उसके माथे पर पसीना छलक रहा था और ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। मैंने उस आदमी से कहा, क्या हुआ भाई साहब, आप काफी घबराए हुए लग रहे हो। तो उस आदमी ने कहा, बेटा आपकी गाड़ी में जो बॉक्स रखा हुआ है उसने आपको यहाँ भेजा है। मैं भी उस बॉक्स के चक्कर में फंसकर मर चुका हूँ। आप इस बॉक्स से जितना पीछा छुड़वाने की कोशिश करेंगे ये बॉक्स उतना ही आपका पीछा करेगा, क्योंकि इसके अंदर किसी माया को कैद किया गया है जो छल कपट से आपको इस गांव तक लेकर आया है और इस गांव का राज बहुत गहरा है। इतना सुनते ही मैं उस आदमी का मुंह ताकने लगा और तभी उस आदमी ने अपना शर्ट उतार दिया। दरअसल उस आदमी का धड़ 3 भागों में बटा हुआ था, जिसे देखकर मैं और मेरे जीजाजी अंदर तक कांप गए। उस आदमी ने कहा, अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो आपको किसी भी कीमत पर इस छोटे से बॉक्स के अंदर रखी हुई चिट्ठियों को पढ़ना है और इस छोटे संदूक को वहां तक पहुंचाना है जहां इसके अंदर शर्त लिखी हुई है। अब हमारी हालत इतनी पतली पड़ गई थी कि हम उस संदूक को खोलने से भी कतरा रहे थे। दोबारा जब मैंने उस संदूक की तरफ देखा तो वो वहां से छूमंतर हो चुका था, लेकिन जीजाजी ने हिम्मत दिखाई और उस संदूक को खोल दिया। उस संदूक को खोलते हुए उसके अंदर लिखा हुआ था, गांव का कुआं, जो बनखेड़ी हवेली के बेहद करीब था। दरअसल उस संदूक के निचले हिस्से में हमें एक कागज मिला और उस कागज पर लिखा हुआ था कि उस कुएं के अंदर हमें सोने की कोई चीज डालनी है और उसके बाद हमें गांव के कुंड के पास पहुंचना है और उस कुंड में हमें किसी के कपड़े मिलेंगे। उन कपड़ों के अंदर एक बच्ची की लाश को लपेटा गया है। अगर हम उस लाश को इस कुएं तक नहीं लेकर आए तो फिर हमारी जिंदगी किसी किन्नर शैतान के हाथ खत्म हो जाएगी। साथ ही हमें यह ध्यान रखना है कि उन कपड़ों और उस लाश को लाते वक्त किसी की भी नजर गाड़ी पर नहीं जानी चाहिए और अगर गलती से भी हमें किसी ने देख लिया तो हमें उसे भी उस कुएं में डालना होगा, यानी कि उसे भी उसकी जान से हाथ धोना होगा। दोस्तों, कुछ चीजें तो मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जीजाजी को सारी बातें काफी अच्छी तरह समझ में आ चुकी थी। उन्होंने गाड़ी को उस कुएं की तरफ मोड़ लिया और सबसे पहले वहां पहुंचकर सबसे पहले मैंने अपने हाथ में पहनी हुई सोने की अंगूठी को उस कुएं के अंदर डाल दिया और उस कुएं के अंदर अंगूठी के गिरते एक अजीब सी आवाज आई। आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था मानो इस कुएं में कोई रो रहा है। इस डरावनी सी आवाज ने मुझे और भी ज्यादा डरा दिया, लेकिन यहाँ का टोटका पूरा होने के बाद मैंने इस भूतिया गांव से भागने की कोशिश की। मैंने अपनी गाड़ी को सड़क की तरफ मोड़ लिया, लेकिन तभी मैंने देखा कि सड़क के ऊपर मुझे किन्नर का एक झुंड दिख रहा था। शायद वो सभी खून की प्यासी थी, क्योंकि उनके चेहरे लहूलुहान थे। तभी मैंने अपने इरादे को बदल दिया और अब मुझे पूरे तरीके से विश्वास था कि ये किन्नर हमें गांव से बाहर नहीं जाने देंगे। उसके बाद जीजाजी ने हमारी गाड़ी को उस कुंड की तरफ मोड़ने को कहा। ये गांव मुझे बहुत ही ज्यादा पैरानॉर्मल लग रहा था, क्योंकि आज से पहले मैंने इस गांव के बारे में सुना तक नहीं था। मैं और जीजाजी गांव के कुंड के पास पहुंचे तो हमने देखा कि उस कुंड के नाले के पास में लाल रंग के कपड़े रखे हुए थे, जो एक लाल लाल पोटली में बंधे हुए थे। साथ उस पोटली से किसी के पैर बाहर की तरफ निकल रहे थे। कहीं ना कहीं ये बच्चे की ही लाश थी, जिसके बारे में हमें बताया गया था। मैं तो काफी डरा हुआ था। गाड़ी को थाम कर जीजाजी ने कहा, अब हम दोनों को वो पोटली उठानी है। मैंने जीजाजी की बात मान ली और उसके बाद हम दोनों ने किसी तरह से उस पोटली को उठाया और गाड़ी के अंदर रख दिया। इस बार जीजाजी खुद ही गाड़ी को चलाने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसी स्थिति में मुझसे ड्राइव नहीं होगा। इसलिए मैं उनकी बगल वाली सीट पर बैठकर देख रहा था। रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो कुआं और इस कुंड के पास आने जाने के लिए अलग रास्ता बनाया गया है। रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ सुनसान जगह थी। जैसे तैसे हमने पहले काम को पूरा किया और अब उस पोटली को उस कुएं के पास ले जाकर उस पोटली के साथ साथ उस बच्चे की लाश को उसके अंदर डालने लगे कि तभी हमें एक आवाज आई, अरे भाई रुक जाओ, अगर तुमने इस पोटली को इस कुएं के अंदर डाल दिया तो तुम्हारे संदूक के अंदर से एक आत्मा मुक्त हो जाएगी और फिर तुम्हारा नाश हो जाएगा। पीछे मुड़कर देखा तो हमने पाया कि ये तो वही था जिसने कुछ देर पहले हमें संदूक के सारे नियमों का पालन करने के लिए कहा था, और वो भी एक प्रेती था। एक तरफ वो शख्स मना कर रहा था तो दूसरी तरफ मेरी नजर उस कुएं के पास खड़ी अचानक एक औरत पर पड़ी। वो किसी किन्नर की तरह लग रही थी। उसके हाथ में एक लालटेन था, जिसका शरीर देखने मात्र से ही बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। अब तक मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। फिर मैंने उस बॉक्स के साथ साथ उस लाल पोटली को कुएं में डाल दिया और एक ही पल में मैं और जीजाजी भागते हुए गाड़ी के अंदर बैठ गए। गाड़ी में बैठते ही हम तुरंत वहां से निकलने लगे। एक पल के लिए जब मेरी नजर
गाड़ी के साइड मिरर में पड़ी तो मैंने देखा कि वो किन्नर चुड़ैल हवा में उड़ते हुए हमारे पीछे आ रही थी। उसकी गति हमारी गाड़ी से भी ज्यादा तेज थी। जीजाजी उस गांव के उबड़ खाबड़ रास्तों में गाड़ी को भगाए जा रहे थे। अब हम अपनी जान बचाकर सड़क पर पहुंच गए। तब जाकर हमें हल्का सा सुकून मिला, लेकिन हमारे कलेजे में डर अभी भी बैठा हुआ था कि कहीं कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा। उस काली रात में ड्राइव कर पाना भी जीजाजी की काबिलियत से बाहर हो रहा था। किसी तरह गिरते पड़ते मैं और मेरे जीजाजी घर पर पहुंच ही गए। हमारी हालत इतनी खराब थी कि हम ठीक से पानी तक नहीं पी सके। किसी तरह पानी वगैरह पीने के बाद हमें थोड़ा हल्का महसूस हुआ और फिर हमने मेरी मम्मी को सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर मम्मी भी घबरा गई। एक अच्छी बात तो ये थी कि हम जिस चीज को लाने के लिए गए थे वो सही सलामत थी, जिसे देखकर हमें काफी अच्छा लगा। उसके बाद उसी रात मैं और जीजाजी बीमार हो गए। पता नहीं क्यों, लेकिन कभी हमारे बदन पर बुखार चढ़ जाता तो कभी हम हल्का महसूस करने लगते। उसके बाद पापा जी को जब इस बात के बारे में पता चला तो उन्होंने हमें एक पुजारी के पास भेज दिया। गांव के पुजारी ने मेरे को और जीजाजी की कलाई पर एक ताबीज बांध दिया और तब कहीं जाकर हम दोनों की हालत में सुधार आया। और उसके बाद उस पुजारी ने बताया कि उस सड़क पर एक किन्नर भीख मांगता था, लेकिन एक दिन किसी गाड़ी वाले ने उस किन्नर को सोने का हार का लालच देकर उसे बेवजह ही मार दिया। और उसके बाद बगल वाले गांव में उसकी बॉडी को उसके कपड़े समेत उस गांव में दफना दिया। और तभी से उस सड़क पर एक दहशत की शुरुआत हुई। एक दिन वहीं से गुजरने वाले एक परिवार को भी मौत के घाट उतारा गया। उसमें एक बच्चा और एक आदमी शामिल था। उस आदमी को भी कुछ ऐसा ही बॉक्स मिला था। दोस्तों, उस दिन के बाद उस आदमी की अच्छी आत्मा लोगों को बचाने की कोशिश करती है। वो तो अच्छा था कि मैंने बॉक्स को उस पोटली के साथ उसको उस कुएं के अंदर ही डाल दिया, वरना अब तक तो मैं और जीजाजी मर चुके होते। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका